बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सेकंड स्केड्यूल की हम चेंजेस देख लेते हैं आज। मेरे ख्याल है हम 10 मिनट में मुकम्मल कर लेंगे। कुछ अहम तब्दीलियाँ हैं, जैसे टीचर टैक्स क्रेडिट के अंदर टैक्स रिडक्शन जो होती थी इनफैक्ट, उसमें कुछ तब्दीली है। ऑडिट इम्यूनिटी पीरियड में कुछ तब्दीली है। फाटा पाटा की जो टाइम है उसको इंक्रीज बढ़ा दिया गया है, एग्जामेशन पीरियड को। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, स्पेशल टेक्नोलॉजिकल जोन, टैक्स हॉलीडेज के बारे में कुछ चेंज है। क्लॉज 66 जो एनपीओज की लिस्ट जहां प्रोवाइड की गई है और उसके बारे में रहनुमाई करता है, उसमें कुछ तब्दीली है। और नया क्लॉज इंसर्ट किया है, सुपर टैक्स नहीं आएगा रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के डिस्पोजल पे, उसके बारे में बात की गई है। और भी दीगर चेंजेस हैं जिन्हें हम कवर कर लेंगे, लेकिन अहम चेंजेस सेकंड स्केड्यूल के अंदर यही है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड स्केड्यूल पार्ट वन में एग्जाम्पशन फ्रॉम टोटल इनकम, यानी एक इनकम तो है लेकिन उस इनकम को ये कह दिया जाता है कि इसको हम एग्जाम्प्ट कंसीडर कर रहे हैं, तो लिहाजा इनकम टैक्स रिटर्न में वो एग्जाम्प्ट के कॉलम में डिक्लेयर हो जाती है। ठीक है। अच्छा, पहला तो इन्होंने क्लॉज नंबर 8 पूरा ओमिट कर दिया है। उसकी वजह यह है कि जैसे मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में सेक्शन 12 में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि पेंशन को सेक्शन 12 में अब इन्होंने टैक्सेबल कर दिया है। चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 12, और वहाँ तफसील है, और मैंने आपको 8 केसेस भी बताए थे डिफरेंट। अब पेंशन वहाँ 5% पे टैक्स हो रही है, कब होगी, क्या कंडीशन है, ऑल वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन वाइल वी वर डिस्कसिंग सेक्शन नंबर 12। तो यहाँ से उसको ओमिट कर दिया। और आर्मी ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट के मुलाजमीन को जो आर्म फोर्सेज और फेडरल गवर्नमेंट यानी सरकारी लोगों को जो मिलती थी पेंशन, उसको भी यहाँ से ओमिट कर दिया। एग्जाम्पशन खत्म कर दी। और एग्जाम्पशन अब भी है, लेकिन वो जो थ्रू होगी या जो उसके एप्लीकेबल क्राइटेरिया, वो सेक्शन 12 में आपको देखना होगा, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, सो यहाँ रिपीटिशन होगी। अच्छा, ये इसको भी ओमिट कर रहे थे कि जो फैमिलीज को पेंशन मिलती है और आर्म फोर्सेस की, और जो पब्लिक सर्वेंट है फौत हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, तो उनको उन्होंने ओमिजन प्रपोज किया था, लेकिन उन्होंने ओमिजन को फिर अप्रूव नहीं किया कैबिनेट ने, तो इसको ऐसे ही रखा गया है। तो अब ये पेंशन जितनी भी हो, जो भी कंडीशन हैं, जैसी भी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पेंशन स्टिल एग्जाम्प्ट है। फैमिलीज को, एक आदमी है शहीद हो गया रिसर्च जंग में, अब उसको कोई भी पेंशन मिले उसके फैमिली मेंबर को, दैट इज नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स। उसका कोई टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। फिर ये भी प्रपोज किया गया था कि क्लॉज 32, 23A और 23C इसको ओमिट कर दिया जाए। इसको भी अप्रूव नहीं किया गया है। अच्छा, इसके अंदर ना जो म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, वो इंडस्ट्री भी इससे हर्ट होती है, और पब्लिक सेविंग्स भी हर्ट होती हैं, क्योंकि इसमें ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप क्या करेंगे, मैं इसको जरा बोल्ड कर दूं, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूं, फिर आप उसको रिसर्च कर लीजिएगा। इसका कॉन्सेप्ट भाई ये है कि आप क्या करते हैं, ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट आप म्यूचुअल फंड के पास जाते हैं, आप उनसे एक प्लान ले लेते हैं, आप उनको रिटायरमेंट की एज तक पैसे देते रहते हैं हर महीने, और जब रिटायरमेंट होती है आप 50% विड्रॉ कर सकते हैं। 50% फिर जब, क्योंकि आप बूढ़े हैं, जॉब नहीं करते, आपको हर महीने एक उसका एक पेंशन मिलती रहती है, सॉर्ट ऑफ पेंशन होती है। तो इस पूरे प्रोसेस पे कोई टैक्स नहीं है, और इस तरह गवर्नमेंट चाहती है कि लोग सेविंग्स करें अपने बुढ़ापे के लिए। तो ये, इसको मैं पूरा नहीं बता रहा, पढ़ नहीं रहा क्या है, लेकिन इस सारे का पर्पस यही है जो प्रैक्टिकली हो रहा है। तो अगर आप किसी भी म्यूचुअल फंड मैनेजर को या म्यूचुअल फंड में कॉल करके पूछेंगे कि भाई ये रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान होता है जिसमें 50% आपको एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मिल जाती है। हाँ, कुछ एग्जाम्पशंस भी हैं, अगर आप डिसेबल हो गए या डेथ हो गई है तो फिर आप पैसे ज़्यादा भी निकाल सकते हैं। तो और लेकिन अगर आप ऐसा, अगर ऐसा भी है, लेट्स से आप पैसे निकाल भी लेते हैं ये पेंशन, ये फंड में पार्टिसिपेट करने के बाद, तो होता कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको टैक्स लग जाता है बस, जो सेक्शन 12 के अंदर प्रोवाइडेड है। लास्ट 3 ईयर का एवरेज रेट पे टैक्स हो जाता है, दैट्स इट। सो लाइक अ ग्रेजुटी इसकी टैक्सेशन हो जाती है। तो ये मैंने भी बहुत थोड़ा सा आपको तरह से इस पर आइडिया दे दिया। इफ यू वांट टू एक्सप्लोर इट, आप कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, म्यूचुअल फंड वाले से आप पूछ सकते हैं। ये ओमिशन प्रपोज किया गया था, इसको लेकिन अप्रूव नहीं किया है, तो स्टिल आप म्यूचुअल फंड में इस रिटायरमेंट बेनिफिट प्लान में इन्वेस्ट करें, वहाँ आपको इसका बेनिफिट होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है जो इन्होंने रिटेन की है। उसके बाद सेक्शन नंबर 57 को और सेक्शन नंबर 66 को मैं यहाँ से नहीं पढ़ा रहा, मैं आपको पढ़ाऊंगा फाइनेंस एक्ट से, वो भी आपको दिखाता हूँ। इन दो क्लॉजेस को होल्ड करते हैं। इसके अलावा इन्होंने एक क्लॉज ऐड की है, सॉरी क्लॉज है ये, सेक्शन नहीं है, क्लॉज ऐड की है 65A। इसमें ये कहा है कि कोई भी रिवॉर्ड, मॉनिटरिंग अवार्ड, यानी पैसों में जो रिवॉर्ड मिलता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, या किसी भी पब्लिक ऑफिस से, किसी स्पोर्ट्समैन को जो इंटरनेशनल ओलंपिक गेम में कुछ जीत कर लाया है, तो 2025 में उसको टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। आपको पता है वो जो नेजा फेंकने वाले हैं, मुझे नाम उनका याद नहीं आ रहा, उनकी बहुत ज्यादा फेम क्रिएट हुई, उनको बहुत ज्यादा लोगों ने सराहा, गवर्नमेंट ने भी सराहा, और भी ओलंपिक्स में हमारे बहुत सारे नेशनल चैंपियंस आए हैं।
तो गवर्नमेंट ने उनके लिए खसूसी तौर पे किया है कि भाई असल में उन्हें बहुत इनाम मिलने लगे, बहस छिड़ गई कि भाई इस पर तो बहुत टैक्स होगा, ये होगा वो होगा। गवर्नमेंट ने पब्लिकली कमिट कर दिया था हम टैक्स नहीं लेंगे, तो अब उसको बोलने से थोड़ी होता है, लॉ के अंदर चेंज लानी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर जो भी ओलंपिक्स में लोग विन करके आए पाकिस्तान में, उन्हें जो भी सरकार ने पैसा दिया है, इनाम दिया है, उस इनाम पर कोई टैक्स नहीं किया जाएगा, लेकिन वो डिक्लेयर करना होगा उन्हें एग्जाम्प्ट इनकम के तौर पे, ठीक है। अच्छा, ये मैं 66 क्लॉज अभी पढ़ा देता हूँ, मसला नहीं है। फिर एक बात इन्होंने ये की है कि और इसको ये भी प्रमोट किया जा रहा है, आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 हुई थी ना, तो उसके अंदर बहुत से नॉन रेजिडेंट भी आए थे। अब पाकिस्तान चाहता है, अब पाकिस्तान की कोशिश होती है बाहर से क्रिकेटर्स आए, उससे एक मैसेज जाए पाकिस्तान इज़ अ सेफ कंट्री, और यहाँ पे लोग खेल को पसंद करते हैं। तो उसी को एक की यहाँ पर भी रिफ्लेक्शन है कि बाहर से जो लोग आए, कोचेज आए, मेडिकल डॉक्टर्स आए, ट्रेनर्स आए, उन्होंने यहाँ पे जो भी पैसे कमाए, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि ठीक है आप नॉन रेजिडेंट है, सेक्शन 11 में कहा है पाकिस्तान सोर्स इनकम पे टैक्स देना है, लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि आपको कोई टैक्स नहीं देना। तो आइडियली उनको अपनी पाकिस्तान में रिटर्न जमा करानी चाहिए, लेकिन उन्हें सिर्फ एग्जेम्प्ट इनकम अपनी दिखानी है, कोई टैक्स नहीं देना, ताकि उसकी रिफ्लेक्शन हो जाए कि उन्होंने जो पाकिस्तान है यहाँ पर एग्जेम्प्ट इनकम अर्न की है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, और एक कॉन्सेप्ट है स्पेशल टेक्नोलॉजिकल जोन अथॉरिटी, स्पेशल टेक्नोलॉजिकल जोन। आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो गूगल कर लीजिएगा, इन्वेस्ट पाकिस्तान, तो वहाँ आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी और इसके बारे में सब मालूमात मिल जाएगी। इफ़ यू आर क्यूरियस, इफ़ यू वांट टू लर्न अबाउट दिस, तो वहाँ जाइएगा। यहाँ तो हम सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि पहले ये होता था अगर आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाएं और एंटिटी रजिस्टर करवा लें तो 10 साल की आपको एग्जामेशन मिलती थी, आपने 10 साल तक कोई भी टैक्स नहीं देना, इंक्लूडिंग मिनिमम टैक्स भी नहीं देना आपको, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा है कि भाई 30 जून 2035 पर ये एग्जामेशन खत्म हो रही है। इसका मतलब क्या है, तो आज अगर कोई बंदा 2025 में 26 में रजिस्टर करवा रहा है, तो 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, उसको 10 साल की हॉलीडे मिल गई, टैक्स हॉलीडे। अगर कोई टैक्स ईयर 27 में कराएगा उसको 9 साल की मिलेगी, तो टैक्स ईयर 28 में कराएगा उसे 8 साल की मिलेगी, तो टैक्स ईयर 35 में कराएगा उसको 1 साल की ही मिलेगी। तो इसका ये मतलब हुआ, तो उन्होंने इसको लिमिट कर दिया टैक्स हॉलीडे के पीरियड को। और इन्होंने सेम काम स्पेशल टेक्नोलॉजिकल जोन के लिए भी किया है, नथिंग चेंज, वही कॉन्सेप्ट है। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, फाटा पाटा के अंदर एक एग्जामेशन अवेलेबल है इनकम टैक्स की, तो उसको 2025 तक था, उसको एक्सटेंड करके 2026 कर दिया गया है। जाहिर है फाटा पाटा अभी केबीके में जम हुआ है, और वहां पे उनको अगर इनकम टैक्स देना पड़ जाए इन फ्यूचर तो ठीक है, लेकिन अब जाहिर है इसमें फिर शोर शराबा शुरू हो जाएगा। गवर्नमेंट ने अभी तो इस पे भी बड़े मसले हैं कि भाई आपने जम कर दिया, सही जम नहीं किया, एक पॉलिटिकल पार्टी, कभी दो पॉलिटिकल पार्टीज, ये बात भी होती रहती है। तो जस्ट टू मेक इट काम डाउन, उनको कोई टैक्स नहीं कर रहे हैं इनकम टैक्स के ऊपर। तो ना विद होल्डिंग पे टैक्स होता है उनका, ना ही इनकम पे टैक्स होता है उनका, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सिनेमाज, जो सिनेमा ऑपरेशन हैं उनके लिए 5 ईयर की एग्जामेशन होती थी, कमेंसमेंट ऑफ सिनेमा ऑपरेशन। तो उन्होंने कहा ये ठीक है आपको है, लेकिन 30 जून 2030 के बाद इसमें कोई एग्जामेशन नहीं होगी। तो फॉर एग्जाम्पल आज अगर कोई रजिस्टर कराता है टैक्स ईयर 26 में और वो सिनेमा ऑपरेट करता है, तो 26, 27, 28, 29, 30, 5 साल एंजॉय कर ले। अगर वो 27 में करेगा तो 4 साल एंजॉय करेगा, एंड सो ऑन। क्योंकि इसमें बहुत बातें होती थी कि फला आदमी का सिनेमा है, फला इंस्टीट्यूट का सिनेमा है, और ये जो है ना सिनेमा भी चला रहे हैं और मुफ्त में इनकम कमा रहे हैं, तो उसको यहाँ कैटर किया है। इन आवाज़ों को नहीं उठना चाहिए, ठीक है। सिनेमा है कमर्शियल एक्टिविटी, ठीक है, वो एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी कहा जा सकता है, पब्लिक के उसमें जो है ना रिक्रिएशनल एक्टिविटी है, फन है और ये है और वो है, लेकिन बहरहाल उसको इन्होंने कैटर किया है कि उसकी एग्जामेशन को भी हम खत्म करें, उसको भी टैक्स नेट के अंदर लाएं। अच्छा, उसके बाद सेक्शन नंबर 152 को ओमिट कर दिया गया है, इस पर हम कोई डिटेल में बात नहीं कर रहे। इसको देख लीजिएगा आप देखना चाहें। ओके जी, अब आ जाते हैं हम टीचर टैक्स क्रेडिट पे, पार्ट 2। पार्ट 2 में ये होता है रिडक्शन हो जाता है, टैक्स रेट नहीं, यहाँ नहीं, आगे आएगा, हम ये टैक्स रेट की रिडक्शन है। पार्ट 2 का मतलब ये होता है अगर फॉर एग्जाम्पल किसी के ऊपर 5% टैक्स लग रहा है, और पार्ट 2 में ये कह दिया कि 2 लगेगा, तो 2 लगेगा नहीं, रेट ऑफ टैक्स में कमी हो जाती है। तो इसके अंदर जो है ना 9AC, 24CA इनको ओमिट कर दिया। और ये ना रिडंडेंट क्लॉजेस थे, इनकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी ऑर्डिनेंस में, पुराने वक्त में किसी वक्त इशू हुए थे, इनको बस वहाँ से डिलीट कर दिया, ऑर्डिनेंस के सफ़े को कम कर दिया, एक सफ़े को बस, और इसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है। ओके जी, अगला क्लॉज 24CA ऐड किया है इन्होंने, और सॉरी CA के बाद 24CB ऐड किया है, 24CB ये सिर्फ NLC के लिए है। इसको आप देख लें, द रेट ऑफ टैक्स 153 में सर्विसेज का और कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज का रेट है जो एडवांस टैक्स कलेक्ट होगा NLC से, और 236A के अंदर जो एडवांस टैक्स अगर कोई NLC से कलेक्ट हो रहा है तो वो 3% होगा, ठीक है। 3% ऑफ द ग्रॉस अमाउंट ऑफ पेमेंट एंड ग्रॉस सेल प्राइस ऑफ द लीज ऑफ द राइट टू कलेक्ट टोल रिस्पेक्टिवली। तो 3% होगा, जो स्टैंडर्ड रेट है वो नहीं होगा, या रिडक्शन दी गई है NLC को सिर्फ। और ये भी कहा जा रहा है कि जो टैक्स डिडक्ट होगा ये मिनिमम है, और अगर नॉर्मल टैक्स
एंड इन केस नॉर्मल इनकम टैक्स चार्जेबल, अगर वो ज्यादा है तो आपने वही देना है। तो एनएलसी को ये नहीं कहा जा रहा कि आप 3% टैक्स कटवाएंगे और छुट्टी। वही बात है कि ये नॉर्मल टैक्स रिजीम का टैक्स है, अगर आपके प्रॉफिट्स ज्यादा है तो आप नॉर्मल टैक्स देंगे, डिवीजन 2 वाले रेट वही 29%। तो ये एनएलसी के लिए एक लेकर आए क्लॉज ताकि विदहोल्डिंग इनकी कम हो जाए। उसके बाद पार्ट 3 के अंदर रिडक्शन इन टैक्स लाइबिलिटी, बहुत ही पसंदीदा सब्जेक्ट, टीचर 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 टैक्स रिबेट। तो चेयरमैन साहब से पूछा गया शाहजेब खानजादा ने कि भाई आपने तो इन जो नॉन फाइलर्स हैं उनके लिए तो इतनी बड़ी लिमिट रख दी है कि वो इतने इतने लाख का करोड़ का प्रॉपर्टी भी लें तो वो ठीक है, इजाजत है, लेकिन आपने दूसरी तरफ टीचर्स को मतलब 25% की आप टैक्स रिडक्शन ही दे सके। तो वो उस पे वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो पहले पे उन्होंने क्या जवाब दिया वो तो मैं डिस्कस नहीं कर रहा, दूसरे पे उन्होंने ये जवाब दिया, देखें जो फंड है यानी आईएमएफ कहता है कि भाई हर इंडिविजुअल की इनकम के हिसाब से टैक्सेबिलिटी होनी चाहिए, ना ये कि उस इंडिविजुअल की कैपेसिटी क्या है, वो है कौन। तो लिहाजा ये एक लॉ है, ये एक कॉन्सेप्ट है वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड, तो इसलिए जो है ना इसको ख़त्म किया गया है। तो शाहजेब खानजादा साहब ने कहा कि भाई देखें टीचर्स यहाँ तो तालीमी शोबे में वैसे ही कोई नहीं आता और आते भी हैं तो मराहत इतनी कम है, आपने ये भी हटा दिया। बहरहाल अगेन उन्होंने यही बात की, तो लॉजिक ये है इसकी, मैंने आपको बता दी, वो उनका यही कहना है। तो अब टीचर्स, अच्छा, जब हम रिटर्न्स करते थे ना उन टीचर्स की जिनको टैक्स क्रेडिट मिलता था, तो उनकी पे स्लिप पे उनके टैक्स सर्टिफिकेट पे आ रहा होता था ये अमाउंट, और हम मैनुअली डाल देते थे रिटर्न में और सिस्टम उसको चेक भी कर लेता था, उसको रीसेट कर देता था अगर ये गलत हम लिखते थे। तो ये एक टैक्स क्रेडिट था। इसकी आसान एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल जिना हॉस्पिटल में या आखान हॉस्पिटल में कोई फुल टाइम टीचर है या रिसर्चर है, और ये इदारे ज़ाहिर अप्रूव्ड होते हैं हायर एजुकेशन से या बोर्ड ऑफ एजुकेशन से या ऐसी यूनिवर्सिटी जो एचईसी से रजिस्टर्ड हो, तो उनका लेट से टैक्स बना 100 रुपए का। तो जेपीएमसी जिना हॉस्पिटल या खान हॉस्पिटल वो उस प्रोफेसर टीचर का क्या करते थे, 100 रुपए नहीं काटते थे, 75 रुपए काटते थे। तो ये टैक्स रिडक्शन थी जो अब खत्म हो गई है। अच्छा, उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ा, अगर कोई डॉक्टर है वो टीचर रिसर्चर है लेकिन वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी करता था, उनको पहले भी नहीं मिलता था, तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने ये जरूर कह दिया कि क्योंकि बीच में बहुत डिबेट चलती रही है, खत्म हो गया इस साल में आ गया, तो उन्होंने कहा भाई जुलाई टैक्स ईयर 23 से लेकर टैक्स ईयर 25 तक तो ये अवेलेबल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 26 से अब ये अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, एक तरफ आपने टैक्स रेट्स कम कर दिए, दूसरी तरफ कुछ सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह बढ़ा दी, और प्राइवेट इदारे भी आते हैं इसके अंदर, तो सिर्फ सरकारी लोगों को नहीं मिलता था ये। तो अब यहाँ पर आपने 25% की रिडक्शन कम कर दी, तो उनका नेट इम्पैक्ट क्या होगा, अब ये तो मतलब ये कि किसी की सेल वो आएगी डिटेल जो सामने आएगी, लेकिन मेरे ख्याल है नेट इम्पैक्ट कुछ भी नहीं होगा। एक तरफ आपने इंक्रीज कर दी सैलरी, दूसरी तरफ आपने टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स को थोड़ा कम किया और यहाँ से रिडक्शन कम कर दी। तो टीचर्स के ऊपर जो इस कैटेगरी के हैं उनको दायरे ये इम्पैक्ट करेगी चीज, क्योंकि उनका टैक्स बढ़ जाएगा और उनकी बाइंग पावर ज़ाहिर है इतने से कम होगी बिल्कुल। तो ये एक एडवर्स इम्पैक्ट है टीचर्स के लिए, वेरी बैड, मतलब कंडेमेबल चीज़ है, नहीं होना चाहिए इसको ऐसा। मतलब गवर्नमेंट ने कितने पैसे कमा लेगी, मतलब टीचर का कितना बड़ा शोबा होगा जिससे इनको पैसे मिल जाएंगे। बहरहाल कुछ चीज़ों की ना बिल्कुल समझ ही नहीं आती। पार्ट 4 एग्जेम्पशन फ्रॉम स्पेसिफिक प्रोविजंस, ये भी रिडंडेंट क्लॉजेस थे, इनको डिलीट कर दिया गया है। अच्छा जी, ये कुछ आइटम हैं, ये हैं क्या, मुझे आई डोंट नो कि क्या चीज़ होती है, ये तो रेलेवेंट लोग हैं वही जानते होंगे। ये कुछ आइटम है, इसको क्लॉज 56 में ऐड किया है कि जब ये इंपोर्ट होंगे तो इनके ऊपर टैक्स अदा नहीं किया जाएगा, तो ये एग्जाम्पशन प्रोवाइड की गई है। अच्छा जी, आगे एक क्लॉज ऐड किया गया है, क्लॉज 104A। अच्छा, इसका पर्पस ये है कि इससे पहले ही बात सुन लीजिए, एक सेक्शन है सेक्शन 4C सुपर टैक्स। उसमें उसको उसके लेक्चर को अगर आप जाएंगे यूट्यूब पे देखेंगे, मैंने उसमें बताया है कि सेक्शन 4C वर्कआउट करने के लिए एक डेफिनेशन खुद सेक्शन 4C के लिए प्रोवाइड की गई है, इनकम की डेफिनेशन। तो वो इनकम की डेफिनेशन जो सेक्शन 2 में है, जनरल डेफिनेशन जो ऑर्डिनेंस पे एप्लीकेबल है, वो एप्लीकेबल नहीं होती है 4C के लिए। तो जब 4C के अंदर मौजूद इनकम की डेफिनेशन आप देखते हैं तो वहां वो कहता है कैपिटल गेन्स। अब उससे एक डिस्प्यूट ये खड़ा होता है भाई कैपिटल गेन से क्या मुराद है, क्या ये टैक्सेबल कैपिटल गेन है। प्रो एफबीआर अप्रोच ये कि टोटल कैपिटल गेन। तो अगर किसी कंपनी ने लैंड बेच दी और वो पुरानी लैंड थी 10 साल पुरानी, तो उस पर तो सारा कैपिटल गेन सेक्शन 37 के तहत एग्जाम्प्ट है। लड़ाई ये आ जाती है कि भाई 4C क्यों दें, जब आपकी एक इनकम ही एग्जाम्प्ट है, उस पर मेन इनकम टैक्स लग ही नहीं रहा जो ऑर्डिनेंस के तहत डिवीजन 1 में लगना चाहिए या कंपनी के लिए डिवीजन 2 में लगना चाहिए। तो सुपर टैक्स तो एक एडिशनल टैक्स है, जब एक बेस टैक्स ही नहीं लग रहा तो एडिशनल टैक्स क्यों लगेगा। इस पे केस लॉज बन गए, इस पे दोनों तरह के फैसले आए हैं, एक कहते हैं हाँ लगेगा, एक कहते हैं नहीं लगेगा, दोनों तरह के फैसले हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये चीज जाहिर आगे गई भी है। अच्छा, फिर एफटीआर पे भी मसला था, एफटीआर की इनकम पे जब फाइनल टैक्स हो गया तो फिर सुपर टैक्स क्यों लगेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट में चीज मौजूद है, तमाम हाई कोर्ट फैसला दे चुके हैं, ट्रिब्यूनल अपील, कमिश्नर अपील वगैरह। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया है, लेजिस्लेटर ने, लेजिस्लेटर की इंटेंट अब ये लग रही है कि तमाम तरह की कैपिटल गेन्स पे शायद टैक्स होना चाहिए। लेट्स सी क्या फैसला आता है, मेरा ये ख्याल है, इससे ये लग रहा है। अब
जो आम लोग होते हैं, जो आवाम है, शहरी है, जो रिहाइश के घर में रहते हैं, उनको एक रिलीफ दिया गया है यहाँ पे। वो क्या है, उन्होंने कहा कि अगर आपकी कोई पुरानी प्रॉपर्टी है और आपने उसको बेच दिया और उससे ऐसा कैपिटल गेन आ गया आपका जो कि एग्जेम्प्ट है, देखिए टैक्सेबल का तो मसला ही नहीं है ना, टैक्सेबल पे तो देना है, उसका तो डिस्प्यूट ही नहीं है, और उसकी वजह से आपको फोर्स ही देना पड़ रहा है, तो आप तीन कंडीशन फुलफिल कर दें, एक रेजिडेंशियल, एक रिहायशी घर के एग्जाम कैपिटल गेन पे आपको हम टैक्स नहीं करेंगे, सुपर टैक्स नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा वो क्या है, एक तो आप 15 साल से उस घर में रहते हो, 15 साल से आपकी वेल्थ में वो शो हो रहा हो, ठीक है, और गवर्नमेंट टैक्स के रिकॉर्ड्स में भी आ रहा हो कि आपका रेजिडेंशियल हाउस है। अब एक तो ये कंडीशंस ही इतनी डिफिकल्ट हैं। अब रिटर्न में कौन सा क्लॉज ऐसा होता है जहां लिखा हो कि जी ये मेरा रिहायशी घर है, नंबर वन। और 15 साल की हिस्ट्री किसने मेंटेन की होगी, हो सकता है वो शुरू के 10 सालों में एलिजिबल ही ना हो रिटर्न फाइल करने के लिए, आपने ये कंडीशन डाल दी, तो इसमें बहरहाल थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसकी ड्राफ्टिंग में, लेकिन इसकी इंटेंट यही है, और ये जो रिलीफ है 15 साल में एक दफा आप अवेल कर सकते हैं, मतलब यही है एप्लीकेबल। में बता दूं क्या है, मैं हूं, मैंने घर बेचा, अच्छी प्रॉपर्टी थी, मेरा रिहायशी घर था, ऐसे प्रॉपर अभी अमेरिकन स्कूल में एक हमारे क्लाइंट का घर ले लिया, तो वो तो उनको मिलियंस में जो है ना गेन हो गया, तो उस पर क्या सुपर टैक्स लगेगा? यहाँ उन्होंने एक रिलीफ प्रोवाइड कर दिया कि नहीं भाई, वो बहुत पुराना वहां रहते थे, तो उन्होंने कहा अब यहाँ ये कहा गया कि नहीं, उस पर आप मत दें, एक रिहायशी घर पे जो एग्जाम कैपिटल गेन आया है, अगर अभी कंडीशन फुलफिल कर लेते हैं तो हम आपको माफी दे रहे हैं, आपको सुपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसका ये थोड़ी सी डिटेल है जो मैंने काफी एक्सप्लेन कर दी। उसके बाद ये इंटरेस्टिंग सेक्शन है, सेक्शन सॉरी क्लॉज है, क्लॉज 105A। इसकी क्या डिटेल्स है देखें। ऑडिट होता है, ठीक है, हर साल हुआ करता था, बोर्ड सेलेक्ट करता है या कमिश्नर सेलेक्ट करता है, सेक्शन 177 में 214C में बोर्ड करता है। एफबीआर ये पॉलिसी लाया कि भाई अगर आपका एक साल ऑडिट हो गया है तो अगले 4 साल ऑडिट नहीं होगा। तो बोर्ड ने इसकी एक्सप्लेनेशन सर्कुलर में ये दी थी कि जिस साल में ऑडिट कंक्लूड हुआ है उससे आगे 4 साल में नहीं होगा ऑडिट। फिर हमने एक वीडियो बनाई, सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया था, उन्होंने ये कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, जिस साल से रिलेटेड ऑडिट है उससे आगे 4 साल नहीं होगा। तो ये तो एक अलग बहस है, लेकिन यहाँ ये कहा जा रहा है आप जो भी बेसिस रखते हैं, चाहे बोर्ड की बात माने या सिंध हाई कोर्ट की, लेकिन यहाँ जो बात की गई है 4 साल की ऑडिट इम्यूनिटी को इन्होंने 3 साल कर दिया है, और जो एक बहुत ही गलत बात है। एफबीआर की जो है ना मतलब एक तरफ वो कहते हैं कि हम आपको एक अच्छा इन्वायरमेंट देना चाहते हैं और फिजिकल इंटरेक्शन कम से कम करना चाहते हैं, एक दफ कहते हैं हम 4 साल आप ऑडिट नहीं करेंगे, अब उसको 3 साल कर दिए, फिर आगे जो है ना और कम कर देंगे, खत्म ही कर देंगे इसको। उन्होंने कहा खत्म करेंगे तो लोग चीखेंगे, आराम से जरा स्लो पॉइजन के जरिए इस वाले क्लॉज को खत्म कर दो, मार दो। तो मतलब दिस इज रेडिकुलस, मतलब बिल्कुल ही गलत बात है, ये बिल्कुल ही गलत बात है। बहरहाल, तो ये एक चीज हो गई। अच्छा उसके बाद क्लॉज 109A, इसके अंदर जो ट्राइबल एरियाज हैं, जाहिर है आपको मालूम है कि वो फाटा फाटा अब जम कर दिए गए हैं केपीके के अंदर। अब जाहिर है अगर आप उनको काफी अरसा हो गया इसको, आई थिंक टैक्स ईयर 2019 से जम है, लेकिन हर साल एग्जेम्पशन बढ़ा देते हैं, ना उनकी विद होल्डिंग होती है ना उन्हें टैक्स देना पड़ता है, ताकि वहां से चीखों की आवाज ना आए और शोर शराबा ना हो, और एक नई नई चीज है, मुल्क में कोई और पैनिक क्रिएट ना हो, तो एग्जेम्पशन को ये बढ़ा देते हैं, तो उसको 25 कर दिया। तो फाटा फाटा की आप लिस्ट जस्ट आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगी। तो लिहाजा वहाँ जो लोग काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि जो डोमिसाइल है इंडिविजुअल का, और जो कंपनी या एओपी है वो वहीं रजिस्टर्ड हुई हुई हो, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आई थिंक और कुछ नहीं है, अब मैं सिर्फ आपको वो बता देता हूँ जो मैंने कहा था आपको कि मैं सेक्शन नंबर सॉरी जो क्लॉजेस थे ना, क्लॉज 66, वो मैं आपको बता देता हूँ उसके बारे में, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। जो डोनेशन रिलेटेड चेंजेस हुई, सॉरी एक चेंज हुआ है, अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ मेरे की तरह। ओके जी, देखिए ये फाइनेंस एक्ट आपको नजर आ रहा है। फाइनेंस एक्ट में हुआ ये है, मैंने 100C पढ़ाते हुए आपको ये एक्सप्लेन किया था। क्लॉज 66 में ना दो टेबल थे, एक टेबल है जिसका कहा था इनको टोटल एग्जेम्पशन है, दूसरे टेबल के लिए कहा था कि यहाँ जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने 100C की रिक्वायरमेंट पूरी करनी है। उसमें कमिश्नर से आपको अप्रूवल लेना होता था, कमिश्नर से एनपीओ अप्रूवल के लिए पीसीबी का ऑडिट कराना पड़ता है, तो वो मैं 100C में बता चुका हूँ। यहाँ चेंज ये हुई है फाइनेंस एक्ट में कि इन्होंने सेक्शन नंबर 66 से टेबल 1 और 2 में से कुछ इदारों को लिया और उनको क्लॉज नंबर 55 में डाल दिया। दूसरे अल्फाज में आप ये 57 में डाल दिया। दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं जो पहले 66 क्लॉज का टेबल 1 हुआ करता था, अब वो क्लॉज 57 की शक्ल में मौजूद है, लेकिन इदारे चेंज हो गए। और जो क्लॉज जो टेबल 2 हुआ करता था 66 क्लॉज का, वो अब 66 मेन क्लॉज में मौजूद है। और वो स्टार्ट ही इस तरह से हो रहा है कि नीचे दिए गए फाउंडेशन, इंस्टीट्यूशन, सोसाइटीज, बोर्ड, ट्रस्ट को 100C की रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। तो इन तमाम लोगों को हर साल अप्रूवल लेना पड़ेगा होता, हालांकि 3 साल। अच्छा ये भी एक मसला है, आप रूल्स में लिखा है कि आप जो अप्रूवल लेंगे क्लॉज 36 सेक्शन 2 की एनपीओ की, वो 3 साल के लिए वैलिड है,
लेकिन आईआरएस का सिस्टम ऐसा है, वो देता 3 साल की है, लेकिन हर साल अप्लाई करना, हर साल अप्लाई करें, हर साल रिन्यू करें, ये भी एक मसला है। तो इन तमाम इदारों को इस मेहनत से गुजरना पड़ा करेगा, फिर हर 3 साल बाद पीसीपी का ऑडिट भी कराना पड़ेगा। जो लोग पहले करा रहे थे उनके लिए तो कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन जो लोग नए, जिनके ऊपर ये नई चीज़ आ जाएगी, तो बहरहाल उनको ये एक्टिविटी शुरू कराना करना पड़ेगी। तो बस ये सेकंड स्केड्यूल की चेंजेस थी। उम्मीद है क्लैरिटी हो गई होगी, अगर ना भी हो तो कोई मसला नहीं है। जस्ट सेंड मी मैसेज इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई ऑल योर क्वेश्चंस। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।